करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू -1। नाउ इसको अगर आप 0 प्लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये इक्वेशन। इसको अगर आप 0 प्लेस करोगे तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 0, एंड देन लास्ट में इसको अगर आप 0 प्लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो आपको दिखाई दिया कि साइमल्टेनियसली अगर इन चारों चीजों को 0 होना है, डिनोमिनेटर का तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, वो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपको इन चारों की चारों एंट्रीज को एक साथ 0 करना है तो y की वैल्यू साइमल्टेनियसली -1 भी होनी चाहिए एज वेल एज 0 भी होनी चाहिए। तो आप लिखोगे कि एक साथ ये होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक साथ ये होना पॉसिबल नहीं है तो दैट मीन्स ये 0 होगा ही नहीं, और अगर ये 0 नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स कि ए ऑप्शन आपका राइट है कि जैकोबियन डज नॉट वैनिश। क्या ये इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स डिफरेंशिएबल होगा? तो देखो ऐसा है, न्यूमरेटर में जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो f1 f2 है, हम f1 f2 के कॉरस्पॉन्डिंग बात करेंगे। तो जो आपका f1 है वो 2 वेरिएबल का फंक्शन है और वो इस तरीके से डिफाइंड है। आपका डिनोमिनेटर यहां पर 0 नहीं है, तो जो न्यूमरेटर है वो एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है। तो आप क्या कहोगे कि सिंस न्यूमरेटर इज अ पॉलिनोमियल एज वेल एज डिनोमिनेटर इज अ पॉलिनोमियल, सो देयरफॉर f1 इज डिफरेंशिएबल। f1 डिफरेंशिएबल है, f2 डिफरेंशिएबल है, तो f डिफरेंशिएबल आपका हो जाएगा। लेकिन आप इसके ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कैसे कहोगे? तो आपने ये कहना है कि जब हम इसको ट्वाइस डिफरेंशिएबल करेंगे भी तो न्यूमरेटर अगेन एक पॉलिनोमियल आएगा और डिनोमिनेटर इस टाइप का कुछ आएगा। और डिनोमिनेटर क्योंकि नॉन जीरो है और न्यूमरेटर भी न्यूमरेटर जो भी आ रहा है वो एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है विद नॉन जीरो, तो दैट मीन्स इट ट्वाइस भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि सिंस न्यूमरेटर and denominator both are polynomials and denominator is non-zero, thus it is infinitely many times डिफरेंशिएबल। तो इनफाइनाइटली मेनी टाइम से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल आपका ये फंक्शन हो जाएगा। नाउ सी ऑप्शन कह रहा है इंजेक्टिविटी के बारे में कि f इज इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिविटी जो है आपको मतलब एक बार वेरीफाई करके देखनी होगी। जैसे आपने दो एलिमेंट्स लिए, दो एलिमेंट्स लेने के बाद आपका क्या होगा कि उसमें आपको चेक करना होगा कि इक्वल टू अगर आपने रखा तो क्या उससे जनरेट हो रहा है कि वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो सी पोर्शन हमारे पास आया। तो हमने ए से दो एलिमेंट उठाए, मान लो आप ए बी सी डी मान के चलोगे तो शायद ज्यादा आसान होगा। तो देखो हमने ए बी एक एलिमेंट उठाया एंड सी डी एक दूसरा एलिमेंट उठाया ए से, और हमने कहा कि मान लो आपके पास एफ ऑफ ए बी जो है एफ ऑफ सी डी के इक्वल है। अगर ऐसा है तो आपके पास आ जाएगा a अपॉन 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल आ जाएगा, सॉरी कॉमा भी लगाना था पहले, चलो कॉमा लगाकर, जैसे कि आपने इसका आउटपुट देखा, आउटपुट देखकर आपने कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को इक्वल किया, तो आपके पास क्या आएगा यहां पर बताना जरा। E divided by 1 plus C plus D. हाँ, तो 1 प्लस सी प्लस डी आएगा। एंड सिमिलरली जब आप सेकेंड वाले के साथ ये काम करोगे तो आपके पास यहाँ पर y था, वहां पर देखो y अपॉन 1 प्लस ए प्लस बी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा d अपॉन 1 प्लस सी प्लस डी। राइट, इतनी क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास आपको ये शो करके लाना है किसी तरीके से कि a इज इक्वल टू ये है c और b इज इक्वल टू d है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से a प्लस ए सी प्लस ए डी इज इक्वल टू सी प्लस ए सी प्लस बी सी। ए सी से ए सी कैंसिल हो गया और a प्लस ए डी बचा ना आपके पास। ठीक है, तो a प्लस ए डी इज इक्वल टू सी प्लस बी सी आया। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहां पर करोगे तो b प्लस बी सी प्लस बी डी इज इक्वल टू डी प्लस ए डी प्लस बी डी। ए डी से नहीं, ए डी नहीं कैंसिल हो रहा है, बी डी हो रहा है इस बार कैंसिल, तो
बी डी से बी डी कैंसिल हो गया, तो बी प्लस बी सी इज इक्वल टू डी प्लस ए डी आपके पास बच रहा है। आप क्या करोगे, आप ऐसा करोगे कि इस हमें ए इज इक्वल टू सी चाहिए, राइट। हाँ, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं। इसे मान लो सेकंड इक्वेशन अपनी, इसे मान लो फर्स्ट। आपने फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया। अगर फर्स्ट और सेकंड को ऐड आप कर दोगे तो आपके पास आएगा a प्लस बी प्लस ए डी प्लस बी सी। यहाँ पर आ जाएगा c प्लस डी प्लस बी सी प्लस ए डी। तो एटलीस्ट चलो ये तो कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास आया a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। यहाँ से एक ये आउटपुट आपके पास आया। आपको चाहिए किसी तरीके से कि a की वैल्यू c के इक्वल हो और b की वैल्यू d के इक्वल हो। तो अब आप कैसे कहोगे कि a इज इक्वल टू सी है एंड b इज इक्वल टू d है। बोलो। इसके बाद क्या आर्गुमेंट देना चाहिए कि a इज इक्वल टू सी है एंड b इज इक्वल टू d है। इसके डिनोमिनेटर्स को चेक करो। अगर a प्लस बी आपका c प्लस डी के इक्वल आ रहा है यहां पर से और यहां पर से, तो वहां से लग रहा है आपको पता। इसको उठाकर अगर आप यहां रख दो, बोलो यस और नो, लग रहा है पता कि a इज इक्वल टू सी आ रहा है। Yes, sir. है ना? तो वहां पर अगर हमने प्लेस किया तो a इज इक्वल टू सी आया, एंड सिमिलरली इधर अगर प्लेस किया तो b इज इक्वल टू डी आ गया। तो दैट मीन्स कि आपका फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव तो है ही, और आपका क्वेश्चन कह रहा था कि f इज इंजेक्टिव ऑन ए, तो वो बात भी करेक्ट होगी कि f इज इंजेक्टिव ऑन ए। अब सेकंड सर्जेक्टिवनेस के बारे में बात कर रहा है कि सर्जेक्टिव होगा या नहीं होगा। तो अगर हम देखने की कोशिश यहां से करें तो ऐसा लग रहा है कि डिनोमिनेटर अगर हमेशा, मतलब ऐसे हम बात करें थोड़ी बहुत कि डिनोमिनेटर जो है सब कुछ मान लो पॉजिटिव है थोड़ी देर के लिए, अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा बिगर होने वाला है ना। मतलब एक्स और वाई में अगर साइन का कुछ फर्क नहीं होता है, तो ऐसा देखने में लग रहा है कि एक्स और वाई अगर सेम साइन के हैं तो डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होने वाला है न्यूमरेटर से। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा होने वाला है न्यूमरेटर से, तो हमें पता चल रहा है कि हो सकता है कि ये सर्जेक्टिव ना हो। तो आपको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसके लिए सर्जेक्टिव ना आए। तो बताओ, कुछ कर सकते हो आप इसमें, किसी बेसिस पर आप बोल सकते हो कि ये सर्जेक्टिव क्यों नहीं है। डी पार्ट। तो जैसे कि हमारे पास था x, ठीक है। अगर x कोई भी नंबर है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि इट इज ऑलवेज लेस देन 1 प्लस एक्स। ऐसा लिखा जा सकता है कि इट इज ऑलवेज लेस देन 1 प्लस एक्स। अब y अगर अच्छा y दिक्कत करेगा ना, क्योंकि y पॉजिटिव तो हम ले नहीं सकते एकदम से। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव के लिए कोई आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि x प्लस वाई अगर -1 के इक्वल नहीं है, इस बात से हमें पता चलता है कि ये नंबर इन्फिनिटी की तरफ तो टेंड नहीं करेगा। सब्जेक्टिवनेस, अच्छा जैसे अगर मैं यहाँ पर सर 10 का करेस्पॉन्डिंग नहीं मिलेगा। कुछ कह रहे हो विश्व। बोलो, आप बोलो। 1,0 के करेस्पॉन्डिंग नहीं मिलेगा। हाँ 1,0, तो वही मैं बोल रहा था कि अगर हम एक को जीरो ले लेना तो इजीली पता चल रहा है कि एक को अगर आप जीरो ले लोगे तो इजीली पता चल रहा है कि नहीं होगा वो सब्जेक्टिव। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मुझे क्या चाहिए, मान लो सपोज मुझे ऐसे एक्स वाई चाहिए, फाइंडिंग x and y such that
एफ एक्स वाई, इसको बंद करके रखते हाँ हैं। थोड़ा सा माइक क्लोज करो, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू यहां पर जीरो आ जाए, मतलब मैं ऐसे एक्स और वाई ढूंढना चाह रहा हूं जिसके लिए यहां पर जीरो आए। अगर मैं ऐसा ढूंढूंगा तो मेरे पास है वाई अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वाई, एफ हमें क्या चाहिए, आउटपुट यहां पर वाला जो सेकंड टर्म है वो जीरो चाहिए, तो उसके लिए ये वाले को जीरो होना पड़ेगा। इस वाले को जीरो होने का मतलब क्या है कि y यहां से जीरो आएगा। तो दैट मीन्स कि अगर आपको यहां पर जीरो चाहिए, यहां पर जीरो चाहिए तो गारंटेड है कि y को जीरो होना पड़ेगा। अब आप यहां पर एक ऐसा नंबर रखो जो कि 1 से बड़ा हो, तो जैसे मैंने यहां पर रख दिया 2। अब मुझे ऐसा x और y ढूंढना है सच दैट एफ एक्स वाई इक्वल टू 2,0, तो इसके लिए y को तो जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पास x अपॉन वन प्लस एक्स को अब क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो हमेशा 1 से छोटा है स्ट्रिक्टली। तो कभी भी ये 2,0 आएगा ही नहीं, तो हम कहेंगे कि डज नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव नहीं है। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं और फाइनली हमने बोला कि डी पार्ट इनकरेक्ट। अगले पे चलेंगे, 38 नंबर जो प्रॉब्लम है उसमें क्या पूछा जा रहा है, ओहो 39 हो गया, 38। सो 38 प्रॉब्लम हमसे पूछा जा रहा है वही ये थोड़ा सा आसान है क्वेश्चन, मतलब सिर्फ कंटिन्यूटी वगैरह के बारे में अगर ये पूछ रहा है तो शुरुआत में तो ये काफी आसान है। तो कंटिन्यूस किस लॉजिक पे बोलूंगा बताओ जरा कि ये कंटिन्यूस है, बोलो किस लॉजिक पे इसे मैं कंटिन्यूस बोलूंगा, 0,0 पर। और ये कंटिन्यूस है भी, हाँ कंटिन्यूस तो ये साफ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ किस लॉजिक से हम बोलेंगे, Sufficient condition. हाँ कंटिन्यूटी के लिए तो हमने वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिख दी थी। तो हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में ये बात कह दी थी कि आपके पास अगर F1 आपका क्या होता है बताओ, कंटिन्यूस होता है, F2 कंटिन्यूस होता है, तो डायरेक्टली आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस बन जाता है। या फिर अगर F कंटिन्यूस है तो F1 और F2 कंटिन्यूस होते हैं। तो क्योंकि F1 और F2 ये वाला हिस्सा तो पॉलिनोमियल है, ये वाला हिस्सा ठीक है, और ये मॉड्यूलस फंक्शन है, तो इसके साथ डिफरेंशियबिलिटी में दिक्कत आएगी, उसमें दिक्कत कुछ भी नहीं आएगी। तो दैट्स वाई डायरेक्टली से आप कंटिन्यूस मान के चल लो, क्योंकि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स वाई को अगर आप चेक करोगे सेपरेटली चेक करना पड़ेगा, खैर मॉड एक्स वाई को ऐसे डायरेक्टली तो मैं बातें नहीं कह सकता कि मॉड एक्स वाई कंटिन्यूस है, सेपरेटली आप चेक करके देखना आ ही जाएगा कंटिन्यूस, क्योंकि ऐसा फंक्शन वो है ही नहीं कि डिसकंटिन्यूस बन जाए। तो मॉड एक्स वाई कंटिन्यूस होता है सेपरेटली, मतलब मान लो आपको पता है। तो पहले वाला हिस्सा तो पॉलिनोमियल है प्लस मॉड एक्स वाई है, तो ये भी कंटिन्यूस हो गया। तो F1 कंटिन्यूस, F2 कंटिन्यूस, देयरफॉर F इज कंटिन्यूस एट 0 0, F इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, है ना। तो ये तो कह रहा है डिसकंटिन्यूस होगा, तो ए ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। और अब डिफरेंशियबिलिटी की ये बात कर रहा है, तो देखो इसके बाद उसने क्या क्या लिखा है, F इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियबल, F इज डिफरेंशियबल एंड द डेरिवेटिव इज इन्वर्टिबल। तो मतलब देखो यहाँ पर पहले उसने कहा कि नहीं है डिफरेंशियबल, फिर कह रहा है डिफरेंशियबल है और उसका डेरिवेटिव इन्वर्टिबल नहीं है, तो मतलब पता लग रहा है साफ साफ कि क्वेश्चन में डिफरेंशियबिलिटी आ रही होगी, तभी जाकर वो उसके डेरिवेटिव के बारे में डायरेक्टली बात कर रहा है ना। तो एक बार हम सीधे डायरेक्टली क्या बोलेंगे, इसकी डिफरेंशियबिलिटी को चेक करेंगे। तो डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक तो सिंपल सी आप वो वाली डेफिनेशन अप्लाई यहां पर करोगे जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात कही थी, ठीक है। तो देखो हमें क्या लिखना है, हमारे पास डेफिनेशन जो होती है वो डेफिनेशन ये होती है कि अ फंक्शन f इज सेड टू बी डिफरेंशियबल, ये जो फंक्शन f है इसकी बात चल रही है, अगर लिमिट h k गोज टू 0 0 में आपके पास जीरो जीरो पर डिफरेंशियबिलिटी में लिख रहा हूं, अगर क्या हो जाए एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन th मिले, एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिले सच दैट इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो h कॉमा k का मैग्नीट्यूड है, जब आपने उसे उससे डिवाइड करवाया तो इसकी लिमिट जो है वो डायरेक्टली जीरो आनी चाहिए, ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढनी है आपको। अब वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक बारी आप क्या करोगे, ट्रायल पे रखोगे,
कि हाँ ये वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसके लिए वर्क कर रही है, इसके बेसिस पर इसका आंसर डायरेक्टली 0 आ रहा है। तो देखो कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक बार आप इसे लिखोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो जब आप एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 0 करोगे, आपके पास ये फंक्शन है कहां से, सबसे पहले तो ये देख लो, ये फंक्शन आपके पास कहां से है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पर है। तो जो भी इसका आंसर आएगा उसके ऊपर आपको नॉर्म लगाना पड़ेगा सबसे पहले। नॉर्म का मतलब है अंडर रूट वाली जो चीज है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो वाला नॉर्म यहां पर रहेगा। तो एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो यहां पर सारी जगह एच के आ जाएगा, 0 0 की इमेज तो 0 0 ही है। अब आपके पास बचता है ये चीज एच 2k स्क्वायर प्लस एच के कॉमा 2h के एच स्क्वायर, और आपके पास आता है मैग्नीट्यूड एच के। अब आपको इसमें से क्या करना है, टीएच को माइनस करना है। तो देखो आपका एच और डिनोमिनेटर में भी लिख देता हूं क्या है, डिनोमिनेटर में है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइनली आ रहा है। हम अगर क्या करते हैं, ऐसा हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो हम ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे कि यहां पर ये के स्क्वायर लिखा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में स्क्वायर जैसी टर्म तो आ ही नहीं सकती है। तो हम एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं जिससे ये शुरुआत का जो पोर्शन है एटलीस्ट ये एलिमिनेट हो, ताकि हम क्या कर पाए, जब हम उसका नॉर्म ले तो वो हमारे लिए काफी अच्छा हो दिखने में। ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया यहां पर, टीएच को हमें लेना चाहिए 2h। ऐसा करते हैं, मॉड एच के को अलग से शो करते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है, मॉड एच के वाला जो फंक्शन है, तो फिर इजीली पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि फिर इस पे पार्शियल मॉड एच के को अलग से करते हैं प्रूफ, फिर ये लिमिट लगानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें टी एच को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि क्या होने वाला है टी एच ना, और वो फिर उससे निकालेंगे, फिर वो जैकोबियन से, फिर उसमें भी और टाइम लगेगा जैकोबियन से निकालते हुए। ऐसा करते हैं, हम प्रूफ करते हैं कि मॉड एच के आपका डिफरेंशिएबल है। तो इस डेफिनेशन को तो यहीं पर रहने देते हैं, इसको जी से रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पर भी जी से रिप्लेस कर देते हैं, और इधर चेंजेस कर देते हैं। तो यहाँ मैं शो कर रहा हूँ कि हमारा मॉड एच के जो है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ऐसा आप मान के चलो कि मैंने जी माना, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जी एक्स वाई जो है वो मॉड एक्स वाई है। मान लो मैं इसको डिफरेंशिएबल प्रूफ कर दूं तो फिर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अदरवाइज उसके लिए मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, और उसके लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैप ढूंढने में। तो मैंने जी एक्स वाई माना ये फंक्शन, और इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसके लिए काम करूंगा तो ये बताओ सबसे पहले, ये आर स्क्वायर से कहां पर फंक्शन है, बोलो। ये जो फंक्शन है ये आर स्क्वायर से कहां पर डिफाइंड है, आर पे। आर पे डिफाइंड है, तो फिर मुझे यहाँ पर नॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं आपसे कह रहा था। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, मॉड्यूलस एच के आ जाएगा, -0 और माइनस में टी एच। अब टी हमें प्रिडिक्ट करना होता है कि क्या हम लें,
तो जब आप इसके लिए प्रेडिक्ट करोगे तो बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट हो जाएगा। देखो जैसे कि आप इसको जीरो ही ले लो, ठीक है, इसको आप क्या ले लो, जीरो ले लो। मान लो आपने इसको जीरो ले लिया। अगर आप इसको जीरो लेते हो तो इसकी लिमिट कितनी आती है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है एच के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या ये ऑटोमेटिकली जीरो पर जा रहा है? पोलर कोऑर्डिनेट से आप Yes, sir. Yes, है ना, yes. डायरेक्टली जीरो पर जा रहा है ये। तो अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट से सोचूं तो ये डायरेक्टली जीरो पर जा रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा बाई आर आ जा रहा है। तो इट मींस कि मैं क्या ले सकता हूं, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को जीरो ले सकता हूं। तो जीरो लेने पर, जीरो क्या है, कांस्टेंट है, और वो क्या होता है यहाँ पर लीनियर, कांस्टेंट नहीं है। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है और इसकी वजह से इसका लिमिट जीरो आ जा रहा है। दैट मींस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल आ चुका है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और ये पॉलिनोमियल है, तो दोनों का एडिशन डिफरेंशिएबल होगा। तो दैट मींस कि f1 f2 दोनों डिफरेंशिएबल हैं और मॉड एक्स वाई भी डिफरेंशिएबल, मतलब मॉड एक्स वाई होने की वजह से ही ये डिफरेंशिएबल है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसका जो हमारा पर्पस था, हमारा पर्पस ये हुआ कि हेंस मॉड एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल। तो मॉड एक्स वाई आपका डिफरेंशिएबल है, और जैसे ही आपने ये कह दिया तो आपने कह दिया कि f इज डिफरेंशिएबल एट जीरो। अब मैं उस टाइम पे जब मैं होल टोटल जैकोबियन निकालने की बात कर रहा था, क्योंकि जैकोबियन से ही हमें ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया मिलना था, वो मैं क्यों नहीं लिख रहा था उस टाइम पे, क्योंकि इसका जैकोबियन बहुत बड़ा आने वाला है अनलेस आप उसे किसी पॉइंट पर इवेलुएट ना करो। तो पॉइंट पर इवेलुएट करेंगे तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। जैसे कि हमें क्या करना है, अब हमें डेरिवेटिव के बारे में बात करनी है और जीरो जीरो पर इसको इवेलुएट करना है कि क्या आएगा। तो आपका क्या है, यहां पर आपको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट जीरो देखना पड़ेगा। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट जीरो, इसको देखना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे 0,0 पर इवेलुएट करने हैं। तो मतलब इसलिए मैं ये कह रहा था कि वहां पर से शायद हमें टाइम लग सकता है, इसलिए यही हमारा सही तरीका है कि आपने सेपरेटली उनको 0,0 पर इवेलुएट किया। अब देखो पार्शियल जो वो होता है, क्या कहते हैं उसे, पार्शियल डेरिवेटिव, क्या वो एक लीनियर ऑपरेटर है? पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव इज अ लीनियर ऑपरेटर, ऐसा कह सकते हैं? बोलो, पार्शियल डेरिवेटिव इज अ लीनियर ऑपरेटर कह सकते हैं ना ऐसा? तो अगर वो लीनियर है तो मैं क्या करूं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालूं? जो नॉर्मल तरीका मुझे आता है वैसे, मतलब कि अगर मुझे x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो मैं डायरेक्टली कह दूंगा 1। बाकी इसके पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में अब आप क्या कह सकते हो कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव कितना आएगा? एक तो तरीका यह है कि लिमिट लिमिट की हेल्प से निकालो, जो लिमिट हमने डिफाइन की रहती है पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए। दूसरा क्या तरीका है? बोलो, इससे कुछ आइडिया लो, इसकी हेल्प से जो यहां पर डेरिवेटिव निकाला है हमने। बोलो, जैसे कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल आपका होता है, जैसे हमने यहां पर देखा कि टी एच इज इक्वल टू जीरो ट्रांसफॉर्मेशन वर्क कर रही थी मॉड एच के लिए, तो इट मींस कि इसका डेरिवेटिव जीरो है। तो डेरिवेटिव जीरो है तो फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव भी तो उसी टाइप से आएगा कुछ, लिमिट निकालते वक्त नहीं आएगा वही सेम। पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग डिफरेंशिएशन है। आप कह रहे हो कि हर जगह इसका डिफरेंशिएशन जीरो है, इट मींस एक्स एक्सिस के अलोंग भी जीरो रहा होगा, ये मैं कह रहा हूं। तो बोल सकता हूं मैं इसका कि डायरेक्टली मॉड एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव जीरो ही आएगा जब जीरो जीरो पर आप इवेलुएट करोगे उसको। Yes, sir. ये हमने ये जो डेरिवेटिव हमने निकाला है, ये डेरिवेटिव कहां पर निकाला है? तो हमने ये जीरो जीरो पर डेरिवेटिव निकाला है। ये जो हमने कहा कि भाई मॉड एक्स वाई जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो है, यहां पर हमने कहा। लेकिन वो कहां पर जीरो है? 0,0 पर वो जीरो है। तो जब मैं मॉड एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा 0,0 पर ही, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ही जीरो है, तो इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव भी जीरो आएगा इसका। तो दैट इज वाई मैं यहां पर कह रहा हूं कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते समय मॉड एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव तो आप जीरो लिख देना, फिर आपका जो ये वाला बचता है पोर्शन, इसका डेरिवेटिव आपने कर दिया तो 1 + 0 + 0।
जब आप f1 का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपके पास आएगा 2 + 2y, और इसका तो 0 ही है, तो यहां पर कितना आएगा 2 + 2y आएगा। और इसका f2 का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 + 2x आएगा, 2 + 2x + 0। और जब आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा वहां से, 1 + 0। और आपको इवेलुएट इसे करना है 0,0 पर, तो 0,0 पर जब आप इवेलुएट करोगे तो 1 2 2 एंड 1 इतना आ जाएगा। तो ये कह रहा था कि इसका डेरिवेटिव इन्वर्टिबल है, तो देखो इन्वर्टिबल आ रहा है, sir. तो डेरिवेटिव एट 0 0 जो है इसका इन्वर्टिबल है, एंड इन्वर्टिबल का मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। जैसे ही आपने ये कहा कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, वैसे ही आपने फाइनली बोल दिया कि आपके पास ये जो है इन्वर्टिबल है, दैट मीन्स डी ऑप्शन इसका ट्रू है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले पर जब हम चलते हैं 39 पर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर देखो उसका यूज हो रहा है इनर प्रोडक्ट का, तो उसे आप फिलहाल के लिए डॉट प्रोडक्ट ही मान के चलो कि अगर आपके पास आर एन पर है तो डॉट प्रोडक्ट, जैसे रियल नंबर्स पर हम डॉट प्रोडक्ट करते थे वैसा ही ये इनर प्रोडक्ट है। ठीक है, ऑलराइट, तो 39 को देखेंगे अब। एक फंक्शन आर एन क्रॉस आर एन से दिया हुआ है, दैट मीन्स कि आर टू एन से ये हमारे पास फंक्शन है, और आर टू एन से अगर ये फंक्शन है और आर पर जा रहा है रियल वैल्यूड, मतलब दैट मीन्स फंक्शन है डिफाइंड बाय दिस इनर प्रोडक्ट। फिर आपसे बोला हुआ है कि डी डिनोट्स द टोटल डेरिवेटिव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसको डेरिवेटिव की वैल्यू जो है बोली जा रही है, और पूछा नहीं है उसने खुद से, उसने कुछ नहीं कहा कि डिफरेंशिएबल है नहीं है वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं कहा है, डायरेक्टली आपसे बोल रहा है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो इतना आने वाला है, जो ये सामने लिखा हुआ है, अलग अलग चीजों पर अलग अलग लिखा हुआ है। लास्ट में जाकर इसने ये कह दिया कि डजंट एग्जिस्ट एट 0 0, है ना, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है मे नॉट एग्जिस्ट। तो इसकी वजह से आपको क्या है, एक बार देखना पड़ेगा कुछ कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और सबसे बेटर क्या होगा, सबसे बेटर ये होगा कि n के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो आप टू वेरिएबल के लिए एक बार देख सकते हो ट्राई, ताकि आसान आपको वो दिखे, है ना। टू वेरिएबल भी मत देखो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो है यहाँ पर n को आपने 1 ले लिया, 1 का मतलब है कि यहाँ पर ये r क्रॉस r से बन गया फंक्शन। ठीक है, r क्रॉस r से, तो ये x y हो जाएगा, और फिर आपकी जो a मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n की है, तो a एक रियल नंबर बन जाएगा उस केस में। तो जैसे मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप एक बार ट्राई करो तो n की वैल्यू 1 लेके आप ट्राई करो, फॉर n इज इक्वल टू 1, आपको क्या पता है कि ये r क्रॉस r से फंक्शन बन जाएगा कहां पर, r पर। और डिफाइन कैसे होगा, जैसे हमने शुरुआत में एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया था, और ये a जो है ये कोई मैट्रिक्स नहीं रह जाएगी, अब ये मैट्रिक्स एक कांस्टेंट नंबर बन जाएगा। तो अब कांस्टेंट नंबर अगर ये बन रहा है, यहां पर मैं a लिख देता हूं भले ही, लेकिन कांस्टेंट में लिखूंगा उसे कि ये कांस्टेंट है। तो ये कुछ इस टाइप से है कि 2x, y का इनर प्रोडक्ट चल रहा है, या 4x, y का इनर प्रोडक्ट चल रहा है। आपका काम ये है कि आपको बताना है वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो और आपने एक जगह एक बार पहले भी शायद इनर प्रोडक्ट का कोई क्वेश्चन किया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन था कोई बता सकता है? एक बार पहले हमने किया था कोई क्वेश्चन इनर प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन उसमें जो y वाला हिस्सा था ना वो फिक्स्ड था उसमें। कहाँ पर है, किसको याद है वो क्वेश्चन? उसमें शायद y फिक्स दिया हुआ था कि y कांस्टेंट नंबर है, वो चेंज नहीं हो रहा है, ये रहा। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या है, Rn से R पर ये फंक्शन दिया गया, भले ही इसे इनर प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन किया गया, बट देन बोला ये किया कि इसमें y जो है वो फिक्स नंबर है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, वो एक ही नंबर है,
देन आपने देखा था कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा था हर जगह, और क्योंकि डिफरेंशिएबल क्यों हो रहा था, क्योंकि ये इटसेल्फ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी। और उस टाइम पर मैं आपको बोल रहा था कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसका जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो इटसेल्फ वही हो जाता है। तो उस टाइम पर हम ये सब डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पर हमने y को फिक्स किया हुआ था। अब यहां पर क्या है, y भी वेरी कर सकता है ना, x और y दोनों वेरी कर सकते हैं। तो अगर आप इसे मान के चलो कि ये r क्रॉस r पर है और ये इनर प्रोडक्ट हमारे पास है, तो ये सिंपली ये लिखा हुआ है ax y, है ना, यही तो मीनिंग बन रहा है इसका, क्योंकि इसमें एक ही टपल है, यहाँ पर x जो है इटसेल्फ वन टपल है, तो इनका इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोडक्ट, जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है जो हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पर? ठीक है, हाँ बोलो, बोलो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? Yes, sir. है ना, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, ए यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो इट मींस कि आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डी एफ एक्स वाई मे नॉट एग्जिस्ट फॉर सम एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर क्रॉस आर, और यहाँ पर लिखा हुआ है डजंट एग्जिस्ट। तो डजंट एग्जिस्ट वाली बात तो मैं डायरेक्टली गलत कर दूंगा। अब ये मे नॉट वाली बात का मतलब है कि कोई, जैसे कि 0,0 पर ये कह रहा है कि नहीं एग्जिस्ट करेगा, और हमें दिखाई दे रहा है कि फंक्शन तो कंप्लीटली डिफरेंशिएबल है। अब ये कह रहा है कि इट मे नॉट एग्जिस्ट, है ना, तो जैसे आप इसका डेरिवेटिव लिखोगे, हालांकि इसको भी मैं बोल सकता हूं, मे नॉट का मतलब है कि चांसेस हैं कि क्या पता ना करे, कैसे बोलना चाहिए इसको, सही है ये गलत है ये ऑप्शन इस एग्जाम्पल के लिए? तो मेरे हिसाब से इस गलत बोल देंगे हम डायरेक्टली, क्योंकि ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। मतलब जैसे कि यहाँ पर मे नॉट लिखा हुआ है, तो मे नॉट से दिक्कत ये जनरेट हो रही है कि आर क्रॉस आर में चलो आपको मिल गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो तब तो ये बात गलत हो गई। बट आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर में आप क्या कहोगे, आर क्यूब क्रॉस आर क्यूब में आप क्या कहोगे, तो उसके ऊपर सोचने वाली बात है। उसके अलावा तो हम इसे डायरेक्टली कह देंगे कि ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा वन के लिए। तो इस सी ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो, ठीक है। तो यहां से हमने ये बोला, और बाकी आप डीएफ निकाल के देख सकते हो, ए और बी शायद इसके सेटिस्फाई कर जाएंगे इस डीएफ के ऊपर। जैसे आप अगर डीएफ निकाल के देखोगे इसका, तो आएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा ए, जब आपने x के रिस्पेक्ट, ये तो खैर टू वही है, ए वाई यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ए एक्स आएगा। फिर जब आप इसे u कॉमा वी के साथ ऑपरेट करोगे, नहीं, इसमें ये जो u और v है ये सिंगल होगा, इसमें दो नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि r पर है ना फंक्शन, तो ये सिंपली ये ऐसा आएगा। इसको थोड़ा सा आगे खिसकाते हैं, अब ये ठीक है। तो x कॉमा वाई पर हम इसे इवेलुएट कर रहे थे, और हमने बाहर से लिखा है u या h लिखता हूं मैं जनरली। तो बेसिकली ये आ जाएगा ए वाई यू ए एक्स यू, कुछ गलती कर रहा हूं मैं, u को हमारा जो h कॉमा के होता है, जहाँ लिखने में गलती है ना, इसको मैं ऐसे में लिख रहा हूँ, यही सबसे बड़ी गलती है, तभी मैं गलत कर रहा हूँ सारा। ये ऐसा नहीं आएगा, ये ऐसा आएगा ए एक्स ए वाई एंड देन आपका यू, अब ये ठीक है, तब ये रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स यू प्लस ए वाई वी, जो कि है ए एक्स वैसे तो इसको आगे पीछे ए यू लिखा हुआ है, और ए तो रियल नंबर है, खैर यहाँ पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं उस चीज़ से। ए एक्स कॉमा यू लिख दो इसको फिलहाल, और इसको लिख दो ए वाई कॉमा वी, ठीक है। ठीक है, तो रियल लाइन में सब कुछ चल रहा है, तो इनर प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट ही है।
तो फाइनली ये आपके पास आ गया। तो मैं ये कहना चाहता था सेटिस्फाई ये करेंगे। और अगर आपने क्या कर दिया यहाँ पर u और v की जगह 0,0 लिख दिया, 0,0 लिख दोगे u और v की जगह, तो यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, तो फिर इनर प्रोडक्ट भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए और बी इसके लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर आप एग्जाम में बैठे हो, इन जनरल आप नहीं कर पा रहे हो प्रूफ, तो आप कह देना कि हाँ ए और बी तो एटलीस्ट ट्रू हैं। सी पर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। तो सी के लिए हम क्या है, इन जनरल तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टू के लिए हम चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि जैसा टू पर काम हो रहा होगा वैसा ही काम उस पर हो रहा होगा। तो आपके पास ये आएगा आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर पर, और फिर हमारे पास है एक्स वाई। एक्स यहां पर ऐसा मत सोचना कि रियल नंबर है, एक्स 2 टपल्स का एलिमेंट है, वाई भी 2 टपल्स का एलिमेंट है। तो ये इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो थोड़ी देर के लिए आप मान के चलो कि ये x क्या है, x1 x2 है, और ये y क्या है, y1 y2 है। तो कितना आएगा यहाँ पर, ये ऐसा है, A एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, और उसके बाद यहाँ पर जो ये एलिमेंट है x, ये इटसेल्फ ऐसा है x, y, और x1 y1, इसे आप मान के चलना x2 y2 जो y वाला एलिमेंट है। तो इसका इनर प्रोडक्ट चल रहा है। तो जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे अगर मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करा दूं, इन मैट्रिसेस को, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराया एंड देन इनर प्रोडक्ट लिया, या फिर आप इनर प्रोडक्ट ले लो देन मल्टीप्लाई करा दो, क्या आंसर सेम आएगा? जैसे ए बी सी डी, x1 y1 x2 y2, तो जब आप पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे तब आप इनर प्रोडक्ट करोगे x2 के साथ उसका। तो दैट मीन्स a x1 प्लस b y1, और बाहर से मल्टीप्लीकेशन में है x2, प्लस c x1 प्लस d y1, और बाहर से मल्टीप्लीकेशन में है y2। ऐसा है ये। अब देखो, कहने को तो ये है यहाँ पर कि ये जो फंक्शन f है ये एक पॉलिनोमियल है 4 वेरिएबल में। तो अगर ये पॉलिनोमियल बन रहा है हर एक केस में, तो दैट मीन्स ये डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। पॉलिनोमियल ये बन रहा है 4 वेरिएबल्स के अंदर, और इस वजह से ये डिफरेंशिएबल है। अब अगर आपको पता चल रहा है कि ये डिफरेंशिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आप निकालोगे? तो आपको इसका डेरिवेटिव निकालते समय आपको यहाँ पर डेल एफ वन, नहीं डेल एफ वन तो कुछ है ही नहीं क्योंकि ये रियल नंबर है, तो डेल एफ बाई डेल एक्स वन, डेल एफ बाई डेल एक्स टू, डेल एफ बाई डेल एक्स थ्री, और डेल एफ बाई डेल एक्स फोर, ऐसा लिखना पड़ेगा। फोर तो कुछ है ही नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, एक्स वन वाई वन लिखना चाहिए ना मुझे यहाँ पर, वाई वन, और एक्स टू वाई टू, ये 4 वेरिएबल्स हैं। x1 के रिस्पेक्ट में जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से एक x1 यहां से आएगा और एक ये वाला x1 आएगा, तो दैट मीन्स कितना आएगा बताओ जरा? ये मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 4 की, हाँ बोलो क्या आएगा यहाँ पर? ax2 ax2 plus cy2। ठीक है, यहाँ पर सेकंड वाले में bx2 एंड देन dy2। थर्ड वाले में बताओ तो यहाँ पर आएगा ax1 प्लस by1। फोर्थ वाले में पूछोगे तो आप यहाँ पर y2 है यार, कितनी मिस्टेक। फोर्थ वाले में जब आप पूछोगे तो यहाँ पर आएगा cx1 प्लस dy1। तो ये तो डेरिवेटिव आया, बट इसका आंसर एक रियल नंबर आना चाहिए। तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ? ऐसे u1 u2 v1 v2 के साथ। तो आपने अपना जो डेरिवेटिव है वो x, y पर इवेलुएट किया है ऑन u, v के ऊपर। तो जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दोगे आप, तो आपके पास ये आ जाएगा सिंपली ax2 cy2 और बाहर से u1, फिर आएगा bx2 dy2 और बाहर से u2, फिर आएगा ax1 by1
फिर बाहर से v1, फिर आएगा cx1 dy1 और बाहर से आएगा u2 प्लस आएगा प्लस v2। ठीक है, अब इसे हम मैट्रिक्स, जैसे कि ये जो अंदर नंबर्स लिखे हैं ये एक्चुअली मल्टीप्लाई करके आए हुए हैं। इट मीन्स कि जैसे मैट्रिक्स आपकी थी ए मैट्रिक्स वापस आपको लेके आनी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ax2 y2, फिर यहाँ पर है b, तो जैसे ए बी सी डी अगर मैं लिखूं तो क्या हुआ होगा, क्योंकि ए मैट्रिक्स वापस आ रही है, साफ साफ पता आपको चल रहा है, तो आपका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो रहा है। तो ए बी सी डी, यहाँ पर अगर मैं पहले मैं x1 वाले को लिखता हूँ x1 y1, तो ए एक्स वन बी वाई वन ये वाली टर्म आएगी, राइट। तो इसका इनर प्रोडक्ट चल रहा होगा इसके साथ, v वाले के साथ, इधर पीछे वाले को v u1 u2, u को मैंने माना है ना, c वाला, हाँ नहीं, हाँ ठीक है, सही है सब कुछ। तो बताओ ऐसा आपको पता चल रहा है, मतलब किन किन का पेयर बन रहा है, इन दोनों का पेयर बन रहा है और इन दोनों का पेयर बन रहा है, ए बी सी डी, और यहाँ पर है x2 y2 और फिर यहाँ पर है u। बताओ ये ठीक है जो मैंने लिखा है, आप फील कर पा रहे हो कि ऐसा आ रहा था? बोलो यस और नो। Yes, sir. ये x2 y2 मैंने y को माना है ना, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका डेरिवेटिव जो आपको ऊपर भी दिया हुआ था a और u के रिस्पेक्ट में। अच्छा, अब फिर उसमें कुछ प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी इनर प्रोडक्ट की, तो आप इसमें ही थोड़ा बहुत चेंजेस करना, वही वाला आ जाएगा जो ऊपर डेरिवेटिव दिया हुआ है इन लोगों ने, वही डेरिवेटिव आ जाएगा। मतलब करना क्या पड़ेगा, अगर आप वो वाला लाना चाहते हो, वैसे आ तो वो भी जाएगा, बस इनको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। अंदर मल्टीप्लाई कराओगे फिर x2 को कॉमन लोगे, y2 को कॉमन लोगे, तो लंबा थोड़ा सा काम है। तो फिलहाल के लिए ऐसा आप समझ लो कि ये जो है ये इसके इक्वल आ जाता है, यहाँ पर जैसे दिया हुआ ना इसने, हमारे पास ए यू कॉमा वाई है, तो जब इसकी बात पहले हो रही है, तो जब आप इसको लिखोगे तो ए यू कॉमा वाई दोनों सेम आएंगे, और इसमें ए वी कॉमा एक्स दोनों इक्वल आते हैं, ऐसा सोच लो थोड़ी देर तक, ठीक है। अदरवाइज फिर यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करके बताना पड़ेगा। तो दैट्स वाई डी स्टेटमेंट जो है वो राइट है, और 0 0 पर आप इवेलुएट करोगे तो इस डेरिवेटिव की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। अब सी स्टेटमेंट को मैं कह सकता हूं, क्योंकि हर बार इसने एक पॉलिनोमियल आना है। जब आप f को लिखोगे तो f अगर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर है तो ये पॉलिनोमियल इन 4 वेरिएबल है। जब आप r3 क्रॉस r3 लिखोगे तो पॉलिनोमियल इन 6 वेरिएबल, ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा, बट एट लास्ट पॉलिनोमियल आपका निकल के आ रहा है। तो देयरफॉर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये डिफरेंशिएबल ना हो। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि ये सही है। जब भी n वाली बात आए तो एग्जाम में अगर जनरल आप सोचोगे कि जनरल हम करेंगे तो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, और सिर्फ टू वाले पे काम करने से भी आपको क्या है, इस बात का पता चल जाता है कि कैसा फंक्शन बिहेव कर रहा है इन जनरल। तो अगर आप n वेरिएबल में काम करोगे तो लिखने में ही दिक्कत होगी, बाकी सारा सेम रहेगा। लिखने के अलावा मतलब लिखने में ही दिक्कत है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है, सब कुछ वैसे ही चल रहा होगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं 40 पर। तो देखो 40 नंबर क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, काफी नीचे आ रहा है। अच्छा हाँ, कल से ना 10 बजे अगर रखी जाए क्लास, 11:15 तो कोई दिक्कत है? मतलब या तो प्रीवियस टाइम पे आना पड़ेगा 8 बजे, और क्योंकि कोई कह रहा है कि इस टाइम पे कॉलेज होता है, तो उस हिसाब से आप बताओ। तो 10 बजे ओके है टाइम? ठीक है, तो 10 बजे रखेंगे फिर कल से क्लास ना। 10 बजे अगर ओके है तो 10 से 11:15 तक मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो कल से कोशिश करेंगे पहले एक बार इनके जो सॉल्यूशन है मैं आपको हैंड रिटन दे दूंगा, जो बाकी बचते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं क्योंकि काफ़ी सारे हैं और बड़े बड़े हैं डिस्कस करने के लिए, तो मैं हैंड रिटन आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, और उसमें से आप समझ लेना, फिर जो डाउट होगा वो पूछ लेना। बाकी आज हम इसे फिनिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करने को तो बहुत सारे हैं इसमें। तो देखो फंक्शन दिया हुआ है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पर गिवन बाय दिस, देन
for which open set U of R square F restricted to U admits an इनवर्स, ऐसा बोला जा रहा है। तो कौन सा इनमें से ओपन सेट होगा जिस पर F के पास इनवर्स होगा? तो इसके लिए एक्चुअली हमें क्या यूज करनी पड़ेगी? इसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी इनवर्स मैपिंग थ्योरम। तो इनवर्स मैपिंग थ्योरम आपको एक बार पहले भी बताई थी। कोई स्टेटमेंट बता सकता है इनवर्स मैपिंग थ्योरम का क्या था? इनवर्स मैपिंग थ्योरम हमने डिस्कस की थी एक दिन, कुछ ही दिन पहले की बात है शायद पहले दिन ही, डिस्कशन के पहले दिन ही हमने इनवर्स मैपिंग थ्योरम के बारे में बात की थी। ठीक है, तो इनवर्स मैपिंग थ्योरम अभी तो यहाँ पर है नहीं, उसमें खोलना पड़ेगा। बट इनवर्स मैपिंग थ्योरम डील कर रही थी किस बात के साथ कि अगर आपके पास एक फंक्शन है ना, मान लो सेवरल वेरिएबल का है, और आपके पास क्या होता है, आप उसका डेरिवेटिव पहले कैलकुलेट कर लेते हो। तो मान लो आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर दिया है और किसी पॉइंट पर वो नॉन जीरो आ रहा है उसका डेरिवेटिव, देन कुछ हम कहते थे, बताओ क्या कहते थे फिर? अगर किसी पॉइंट पर वो नॉन जीरो आता था फिर हम क्या कहते थे? उस पॉइंट के नेबरहुड में भी नॉन जीरो होगा डेरिवेटिव। हाँ, और इनवर्स के बारे में नहीं लिखा था क्या कुछ? फिर मैं चेक करता हूँ, अगर मैंने इसमें एक्चुअली खोल लेते हैं, इसमें टाइम लगेगा खोलने में, मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ। तो 1 सेकेंड, मैंने क्या लिखा था उस टाइम पर? इनवर्स मैपिंग में इसे इतना ही लिखा है क्या? अच्छा सर, देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड जिसके ऊपर वो इन्वर्टिबल होगा। हाँ, इन्वर्टिबल लिखना था हमने, मतलब जैसे कि नेबरहुड पर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा वो तो चलो ठीक है, बट इन्वर्टिबल की बात हमने लिखी होगी उसमें। तो मैं चेक कर रहा हूँ बस 1 सेकंड कि नोट्स में लिखा है या नहीं लिखा है, फिर मैं उसी से रेफर करूंगा डायरेक्टली कि वहां पर आप देख लेना। तो 1 सेकेंड, पता नहीं अभी तो मिल नहीं रहा, बट देख लेना आप, किसी क्वेश्चन में हमने उसे इंट्रोड्यूस किया है। सर 26 में। 26 में इंट्रोड्यूस किया है। हाँ, तो उस टाइम पर हमने लिखा था कि Rn से Rm पर कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, और क्या होता है कि अगर आपके पास dfx इन्वर्टिबल आता है, dfx को इन्वर्टिबल आने का मतलब है कि उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट के अराउंड जिस पर हम बात कर रहे हैं, इन विच वो जो है इन्वर्टिबल रहेगा। ठीक है, ये हमने कहा था फंक्शन। तो इन्वर्टिबल यहां पर भी हमसे वही पूछा जा रहा है। नहीं, हमने डेरिवेटिव के इन्वर्टिबिलिटी के बारे में लिखा है यहाँ पर, डेरिवेटिव इन्वर्टिबल होगा, फंक्शन के बारे में नहीं लिखा हमने। फंक्शन के लिए बोलना पड़ेगा हमें, ठहरो। डायरेक्टली ऐसा करते हैं, गूगल से कर लेते हैं उसको, मैं यहाँ पर कॉपी कर दूंगा फिर ना।
दिन मैंने शायद आधी स्टेटमेंट लिखी थी क्योंकि शायद उस टाइम पे उसी का यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं। इसको दे नहीं रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं दे रहा है। तो इसका चलो मैं फिर आपको लिख के दे दूंगा। एग्जैक्टली मुझे एक्चुअली याद नहीं है अभी, तो मुझे लिख के देनी पड़ेगी, वो उसमें कुछ मिस्टेक ना हो जाए लिखने में। तो फिलहाल के लिए आप बस ये याद रख लो कि अगर हमारे पास क्या होता है फंक्शन, क्लियरली ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। जब आप इसके इन्वर्स के बारे में बात करते हो कि f के इन्वर्स के बारे में, तो आपके इसके डेरिवेटिव का एक बार आपको देखना होता है कि डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है उस गिवन डोमेन के ऊपर, तो फिर हम डायरेक्टली उसके इन्वर्टिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, सो शायद मैंने एक वीडियो भी इस पे बनाई हुई है, एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व किया हुआ है ना, तो इसको ही देख, वहीं से हम कॉपी करते हैं। एक सेकेंड, शायद ये है वो। तो इसमें मैंने एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखी थी, तो एग्जैक्टनेस तो मेरे को भी याद नहीं है, तो इसमें से देखनी पड़ेगी हमें एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट हमने लिखी थी। Welcome back, guys. I'm ठीक है, तो ये है एग्जैक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर। सो एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपके पास U कोई सबसेट है Rn का, और U से Rn पर हमारे पास क्या है, एक C1 मैप है, दैट मीन्स कि वो डिफरेंशिएबल है। देन हम कहते हैं कि जो उसका डेरिवेटिव है, अगर वो नॉन सिंगुलर आ जाए, नॉन सिंगुलर आने का मीनिंग है कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर डेरिवेटिव नॉन सिंगुलर आता है, दैट मीन्स कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो फिर एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा V, मतलब किसके अंदर कंटेंट होगा, ओरिजिनल डोमेन के अंदर वो कंटेंट होगा। तो एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा V जो कि U के अंदर कंटेंट होगा, और उसके ऊपर जो है उसके इन्वर्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 सेकेंड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या है, देखो देखो क्लियरली दिख तो रहा है ना ये क्या लिखा है मैंने, बोलो यस और नो, दिख रहा है? सर ठीक है, तो क्या है इनवर्स मैपिंग थ्योरम कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। हम ये कह रहे हैं कि एक ओपन सेट V एग्जिस्ट करेगा ओरिजिनल डोमेन का, जिस पर FV ओपन होगा। इट मींस कि F एक ओपन मैप की तरह काम करेगा। ओपन मैप का मतलब होता है जो ओपन सेट को ओपन पर मैप करे। फिर हमने ये कहा है कि अगर आप क्या कर दो, कोडोमेन, मतलब जैसे कि एफ ऑफ वी लिखा है, मतलब इसका मतलब रेंज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो जैसे आपने इसकी जगह रेंज रेंज रख दिया, 1 1 तो होगा ही होगा। 1 1 आपका फंक्शन वी से जो कोडोमेन आर एन है उस पर तो होगा ही। बट एफ वी रखने से हम ये कहना चाह रहे हैं कि फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होगा अगर आप कोडोमेन को रिप्लेस कर दो उसकी रेंज से। और फिर हमने इनवर्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनवर्स को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो उसकी नीड नहीं है फिलहाल।
तो इनवर्स मैपिंग थ्योरम ये है। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो जब आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे, आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं आर एंड थीटा, तो डेल एफ वन बाई डेल आर करना और डेल एफ वन बाई डेल थीटा करना, फिर आप डेल एफ टू बाई डेल आर करना और फिर डेल एफ टू बाई डेल थीटा करना। ठीक है, तो देन जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, f1 का r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा r साइन थीटा, नहीं r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी, cos थीटा ये आएगा, एंड इधर पर आ जाएगा, क्या करा हमने, r के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है। अब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r cos थीटा आ जाएगा, फिर f2 का r नहीं आएगा, cos थीटा साइन थीटा r cos थीटा। तो जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो आपके पास ये आ जाएगा r cos स्क्वायर थीटा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट मीन्स ये r आ जाएगा। r यहाँ पर जो है इस टाइम पर कुछ भी हो सकता है, r स्क्वायर से r स्क्वायर पर है क्योंकि डिफाइंड है। लेकिन जब आप यहाँ देखोगे जिन डोमेन्स के बारे में बात की गई है, उन डोमेन्स में सिलेक्टिवली लिखा गया है कि u क्या होगा, तो u के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। तो यहाँ पर कहा गया है कि आर स्क्वायर पर ये फंक्शन जो है इनवर्स इसका मिल जाएगा आपको। तो क्या आपको लगता है आर स्क्वायर पर मिल जाएगा आपको इसका इनवर्स? आर आएगा सिर्फ, हाँ बोलो, आर स्क्वायर पर आपको इनवर्स मिल जाएगा इसका? ए पार्ट मतलब ये इससे तो नहीं कंक्लूड होगा, यहां पर से तो हम कंक्लूड कर सकते हैं बी पार्ट के बारे में। तो बी पार्ट के बारे में बताओ, बी पार्ट करेक्ट है या नहीं है? करेक्ट है ना, तो बी पार्ट आपका करेक्ट है कि इसका इनवर्स आपको मिल जाएगा। तो जब भी ऐसे इनवर्स के बारे में डायरेक्टली वो बात करे तो आप ये मत सोचने लग जाना वहां पर कि सर्जेक्टिव है या नहीं है। आप ये कहोगे कि इस डोमेन, जब जैसे कि किसी डोमेन के ऊपर वो अगर इनवर्स के बारे में बात कर रहा है तो उसके रेंज के बारे में आप कभी नहीं सोचोगे, क्योंकि रेंज बोल रहा हूं मैं, कोडोमेन के बारे में आप कभी नहीं सोचोगे, क्योंकि कोडोमेन अगर उसने मेंशन नहीं किया है, इट मींस वो ये कहना चाह रहा है कि यू के ऊपर इनवर्स के बारे में बात करने का मतलब है कि इसकी रेंज के ऊपर ही हम बात कर रहे होंगे, तभी हम इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन डायरेक्टली यहां से ट्रू होता है। डी ऑप्शन में आपने x को भी लेस देन -1 लिया है और y को भी लेस देन -1 लिया है, तो इट मींस ये जीरो नहीं हो सकता r आपका। तो अगर आपका r जीरो नहीं हो सकता, इट मींस कि डी ऑप्शन भी राइट है। इसमें आपका r जीरो हो सकता है, तो a और c पर आपको सोचने की जरूरत है कि इनवर्स आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके अलावा आप b और d को यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स मैपिंग थ्योरम डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये चीज सही है। अब ए और सी पर हमें बोलना होगा कि ये 1 1 ही नहीं आ रहा है ए और सी पर। तो बताओ कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर ये 1 1 नहीं आएगा? तो जैसे मेरे हिसाब से आप जैसे कि इसमें जीरो के साथ दिक्कत आ रही थी ना, तो जहां पर आर आपका जीरो होगा, नहीं आर से नहीं बोलना पड़ेगा हमें, 1, ठीक है, इक्वल लाना है आंसर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आप ऐसा करो, आपने यहाँ पर वैल्यू रखी 1 पाई, ठीक है, थीटा की जगह मैंने पाई रखा, और फिर मैंने इसकी वैल्यू देखी पाई 0 रखता हूँ, नहीं आर की जगह -1 रखता हूँ, थीटा की जगह 0 रखता हूँ। ये आर है, ये थीटा है, ये वाला आपका आर है, ये थीटा है। -1 and 2 पाई क्या आएगा? जब आप इसकी इमेज देखोगे तो r की जगह 1 रखा हुआ है, पाई की जगह, तो ये आ जाएगा -1, 0, और इस तरफ से ये -1, 0 ही आएगा। तो ठीक बन रहा है एग्जाम्पल आर स्क्वायर के लिए एटलीस्ट, उसके लिए तो फिर देखना पड़ेगा कि उसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 आना चाहिए, बट इसके लिए ठीक बन रहा है एग्जाम्पल ए पार्ट के लिए, है ना। तो ए पार्ट के लिए तो करेक्ट बन रहा है, ये इंजेक्टिव नहीं आएगा। अब इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड लेस देन 1 चाहिए हमें एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई जो है आपके पास ये है आर एंड थीटा, तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 1 से छोटा तो नहीं आएगा वो, तो फिर हमें π/4 1 की जगह, हाँ 1 लेना जरूरी थोड़ी था अपने लिए, हम ऐसा करते हैं यहाँ पर ले लेते हैं 1/4। अब यहाँ पर एक ऐसा थीटा रखेंगे जिस पर कॉस नेगेटिव वैल्यू देता हो। अगर कॉस को हमें नेगेटिव वैल्यू दिलानी है तो हमें उसे 90 डिग्री से ऊपर रखना पड़ेगा। अच्छा, तो
तो ऐसा करते हैं, साइन वाले को करते हैं फिर काम, इसको रहने देते हैं कॉस वाले को। तो साइन जो है नेगेटिव थीटास पर भी दे देगा, है ना। तो जैसे -π/4 मैंने यहाँ लिखा, π/4, ठीक है। π/4 पर लेकिन कॉस 0 नहीं देगा, कॉस सेम वैल्यू नहीं, सेम हमें चाहिए, कॉस भी 0 चाहिए। π/2 1 से बड़ा होता है। कौन सा, इसके लिए क्या एग्जांपल बोल रहे थे आप, कुछ बोल बता रहे थे आप? x² + y² लेस देन 1 पर। आर को 0 ले सकते हैं ना। आर को, अच्छा हाँ, आर को भी तो 0 ले सकते हैं, अगर हमने आर को 0 लोगे, हाँ हाँ हाँ, अच्छा वैसे ही हो गया है तो फिर ओहो, आर को ही 0 लेके देख लेते पहले वाले एग्जाम्पल में भी, तो भी हो जाता, डायरेक्टली हो जाता फिर तो। ये आर को 0 ले लें और यहाँ पर थीटा कुछ भी ले लें फिर तो, है ना। तो हमने यहाँ पर लिया π/3, π/4 ले लेते हैं ताकि उसमें रहे वो डोमेन में, और यहाँ पर π/5 ले लिया। तो उस टाइम पर दोनों की जो इमेज आ रही है वो 0 0 ही आ रही है, तो इस वजह से सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आपके पास ए, बी एंड डी आर द राइट आंसर्स टू दिस प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, बाकी ऑप्शंस आपने ट्राई कर लेने हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन कल तक या परसों तक आपको हैंड रिटन दे दूंगा जितने क्वेश्चंस बचते हैं, और उसका भी एक एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा, जो एक क्वेश्चन पहले शायद हमें दिक्कत कर रहा था उसका, ठीक है। बस आज की क्लास में बस इतना ही।